सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अब हम बात करते हैं वर्ण विचार के भाग 3 की। पिछली क्लास के अंदर हमने अध्ययन किया था उत्सिक्त व्यंजन, परकंपी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। अब हम बात करते हैं आगे वाली कड़ी की, जिसमें हम बात करेंगे संघर्षहीन या अर्धस्वर। संघर्षहीन से अर्थ होता, जिसका अर्थ होता है जिसमें कोई संघर्ष नहीं हो, संघर्ष से परे, और उसका दूसरा नाम है अर्धस्वर, जिसमें आधा स्वर का प्रयोग होता है। देख लीजिए परिभाषा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती है, अर्थात अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? य और व। व्यंजन संघर्षहीन या अर्धस्वर हैं। याद रखना, य और व ये वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में बिना किसी संघर्ष के हवा मुख विवर से बाहर निकल जाती हैं। वे क्या हो गए? अर्धस्वर, यानी संघर्षहीन, जिसमें संघर्ष नगण्य होता है। याद रखना, दो ध्वनियां हैं, दो वर्ण हैं, य और व। उच्चारण करते समय पता चल रहा य व बाहर निकल रहा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं हमारे सामने। और उच्चारण के स्थान पर आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर उच्चारण करेंगे, उच्चारण के आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे हो रहा है और उनमें हमें कैसे पहचान करनी है। आइए, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। कौन कौन से भाग हैं? कंठीय, तालवीय, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठीय, वृक्षीय, कंठ तालवीय, कंठोष्ठीय, दंतोष्ठीय। अब इनकी बात करते हैं। हमारे मुख के अंतर्गत जब जीवा किसी न किसी भाग को छूती है तो इन अंगों को टकराकर, इनको स्पर्श करके बाहर निकलती हैं। ये मुख्य रूप से 6 माने गए हैं। 6 कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक। कंठ ये हो गया, तालु जो ऊपर का भाग हो गया, दंत दांत हो गए, मूर्धा जो दांतों के ऊपर का जो मसूड़ा है वो मूर्धन्य हो गया, और ओष्ठ यानी होठ हो गए। अब देखिए, कंठ ध्वनि कंठ और गले से निकलेगी। क, ख, ग, घ, ङ, अ, आ, विसर्ग। ये तालिका दी गई है, इसे हमें याद करना है और उसके अनुरूप ही हमें इनको पढ़ना है। तालवी ये पहले मैं वर्णन कर चुका हूं। च, छ, ज, झ, य, ई, य, श। देखिए, मैंने इसको आसान तरीके से समझाया है एक चित्र के माध्यम से कि ये मनुष्य का मुख बना हुआ है। ये जो भाग है, ये वाला गले वाला, ये कंठ है। जब हम क वर्ग बोलेंगे, अ आ बोलेंगे तो यहां से कंपन होगा, और जो यहां से कंपन होगा वो कंठी ध्वनि होगी। दूसरा तालु, ये जो भाग होता है अपने मुंह के अंदर जहां जबान होती है, जबान ये जबान होती है, और इसके ऊपर का जो भाग होता है जिसमें कोई बेर खाते समय, कोई फल खाते समय चिपक जाता है, वह भाग तालु कहलाता। तो ये तालु है। तो त वर्ग जाएगा पूरा तालु के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत क्षमा करो, क्षमा, च वर्ग, च, छ, ज, ज, य, ई, य, श, ये तालु में चला जाएगा। और फिर नाक की जो ध्वनि होती है वो नासिक कहलाएगी, और जो दांत है वो दांतों की ध्वनि दंतीय, और या नाक के जस्ट नीचे होठ बने हुए होठों की ध्वनि ओष्ठ कहलाएगी। इसी प्रकार से ये मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठीय ध्वनि होगी। अब वर्ष्य ध्वनि कौन सी होती है? वर्ष्य ध्वनि होती है दांतों के मूल से। दांतों के मूल का मतलब होता है दांतों के मूल भाग से। इसमें 4 वर्ण होते हैं, न, स, ल, ज। देखिए, वर्ष्य ध्वनि का प्रयोग दांतों के मूल से होता है। कंठ तालवी, कंठ तालवी से तात्पर्य होता है कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। अब याद रखना मित्रों कि किसी भी अंग का प्रयोग होगा जब जीवा ही उन अंगों को स्पर्श करेगी। जीव का जो रोल होता है, जीव की जो भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो भी 6 अंग बताए मैंने, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका यानी नाक, इन सब में भी जीवा स्पर्श करके बाहर निकलेगी। अगली बात, कंठ तालवी, कंठ और तालु से
ए आई। अब इसका उच्चारण करते समय भी हमें पता चल रहा ए आई, यानी यहां ध्यान रखेंगे तो यहां से कंपन हो रहा है, और जब बोलेंगे तो यहां से कंपन होते समय तालवे के अंदर भी जबान टकरा रही है। इसका मतलब ये कंठ तालवी ध्वनि होगी ए आई। अब कंठोष्ठीय, कंठ और ओष्ठ से ओ आउ, ये कंठ से भी होती है और होठों से भी होती है। दंतोष्ठीय, दांत और ओष्ठ से। याद हो गया? ये तालिका एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, हमें याद करनी पड़ेगी। जब इस ये जो तालिका बनी हुई इसको क्रम के अनुसार याद करेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठीय, कंठोष्ठीय, तो हमें ये सारी प्रक्रिया याद हो जाएगी। और कैसा भी प्रश्न आ जाएगा उसमें से तो हम माइंड लगाकर दिमाग से उसको सही कर लेंगे, कभी गलत नहीं होगा, बस पढ़ने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अनुस्वार की। मित्रों, अनुस्वार और अनुनासिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में क्या अंतर है? अनुस्वार बिंदी के रूप में लगता है और अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। सबसे महत्वपूर्ण अनुस्वार की बात करता हूं। देखिए, अनुस्वार का प्रयोग करते कैसे हैं, अनुस्वार को हटाते कैसे हैं, उसके स्थान पर किस वर्ण का प्रयोग करते हैं, देख लीजिए। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। ध्यान रखना, ये चिन्ह पंचमाक्षर के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला गंगा। अब मित्रों मैं पंचमाक्षर की बात करूं तो ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, ये प वर्ग है। इस हिंदी व्याकरण के अंदर जो वर्ण है उसमें 5 वर्ग बांटे गए, यानी 5 का समूह 5 तक हो गया, 25 जोड़ा बन गया। अब इधर देख लीजिए आप, ये जो पंचम अक्षर है, पंचमाक्षर बोलेंगे, ये क्या हो गया? अनुस्वार। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैंने लिख दिया गंगा। अब ये गंगा तो जब हमने इसको शब्दकोश के अनुसार तोड़ा तब ये गंगा शब्द आया, परंतु यदि इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो इसमें जो ड है वो हटा देंगे। कहने का मतलब है कि ये ग है और ग के आगे ध्वनि किसकी है? ड की। अब ड की ध्वनि है तो ये ग है और इसका 5वां वर्ण क्या हो गया? ड। ये ड का प्रयोग हुआ है। जब इसको हटाएंगे तो हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे और ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अनुस्वार का प्रयोग हो गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ग जिस व्यंजन का प्रयोग पहले होता है उसके बाद अनुस्वार आता है, उसका 5वां वर्ण ही पंचमाक्षर कहलाता है। समझ में आ गया? उसी प्रकार दूसरा शब्द मैं बता दूं, चंचल। ये चंचल है, इस च का 5वां वर्ण है ये। अब इसका प्रयोग करेंगे तो चंचल में ये आ जाएगा और इसको हटाएंगे तो इसी की बिंदी लगा देंगे इसको हटाकर। अब एक वर्ड आता है मंजू। जब हम अनुस्वार रहित कर देंगे उसको तो हम कई बार उसको गलत लिख देते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई है। इसलिए उसमें शुद्ध रूप से कैसे देखना है? ये म है और म के आगे, म के ऊपर बिंदी लगी हुई अनुस्वार है, तो यदि इसको तोड़ना है तो अब हमें ध्यान करना पड़ेगा कि म किस वर्ग के अंदर आता है। ये म प वर्ग के अंतर्गत आता है। प वर्ग का 5वां वर्ण क्या हो गया? म। अब बात करते हैं, म यहां हो गया। अब म के अगला वर्ण क्या है? उसके ऊपर अनुस्वार क्या लगा है? अनुस्वार लगा है। और ज है। अब ज का हमें देखना है कि 5वां वर्ण क्या होगा। अब ज में चले जाएंगे, ये ज है च का। अब इसका 5वां वर्ण हो जाएगा ये। हम कई बार क्या करते हैं? मंजू कर देते हैं, परंतु ये गलत है। हमें मंजू कैसा करना है? ये वाला मंजू करना, क्योंकि जब पहला वर्ण होता है उसके अनुस्वार लगता है, उसके बाद की जो ध्वनि होती है उस ध्वनि का 5वां वर्ण ही अनुस्वार लगेगा। तो ये ण, ये ज है और इसका 5वां वर्ण क्या हो गया? ण। और जब इसको लगाएंगे तो ये आ जाएगा और जब अनुस्वार लगाएंगे तो ये हट जाएगा, परंतु ये जो वर्ड है वो बिल्कुल गलत है। अब समझ में आ गया? अगला हो गया कंपन। यही बात होगी, क के ऊपर अनुस्वार है और प की ध्वनि है, ये प है और 5वां वर्ण म है और ये हो गया कंपन, म का प्रयोग हो गया। अब आगे चलते हैं हम विसर्ग के अंदर। एक तीसरा टॉपिक है विसर्ग। विसर्ग की बात करते हैं मित्रों। विसर्ग
दो बिंदी लगी होती है, और दो बिंदी को हम एक संस्कृत से बात करें तो ह बोलेंगे। जैसे दुख, दुख में आप दो बिंदी देख लीजिए, दु और ख के बीच में दो बिंदियां लगी, वह विसर्ग है, और विसर्ग का प्रयोग यदि हम उसको तोड़ के करेंगे तो हो जाएगा दुह। ये देख लीजिए, दु ह ख, यानी विसर्ग को हमने किस में बांट दिया, किस में विभाजित कर दिया, ह के अंतर्गत, यानी इस विसर्ग का तात्पर्य होता है हलंत वाला ह। अब आप देख लीजिए, प्रातः, अतः, निःशुल्क, निसंदेह, निसंकोच, दुख आदि विसर्ग का प्रयोग होता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं और एक महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं कि कई बार हम क्या करते हैं, एक होता है और एक होता है। एक में बिंदी होती है और एक में बिंदी नहीं होती है, परंतु इन दोनों का प्रयोग करेंगे कब, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखना मित्रों, जहां पर एक वचन आएगा वहां पर है का प्रयोग होगा, और जहां पर वाक्य में दो वचन का, बहुवचन या एक से अधिक वस्तुओं का प्रयोग होगा वहां पर है आएगा। मैं, यानी राम पढ़ता है, तो मित्रों राम एक वचन है तो इसमें है का प्रयोग होगा। राम और श्याम खेलते हैं, यानी इसमें है का प्रयोग होगा। एक जिसमें बिंदी लगेगी वह बहुवचन के साथ प्रयोग होगा, और जिसमें बिंदी नहीं लगेगी वह एक वचन के साथ प्रयोग होगा। यह मैंने आपको एक अति महत्वपूर्ण नोटिस करवाया है बिंदु, उसे आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं श्वास यानी प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। इसके आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल प्राण और मा प्राण। नाम से पता चल रहा है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय वायु बहुत कम समय लेती है, श्वास बहुत कम समय में मुंह से बाहर निकल जाती है। अल्प प्राण, अल्प यानी कम और प्राण यानी वायु, श्वास हवा, और महाप्राण का तात्पर्य होगा जिसमें तेज वायु यानी बहुत ज्यादा वायु लगती है, बहुत ज्यादा मतलब हवा का प्रयोग होता हो। ये एक सरल शब्दों में मैंने बताया है कि वे वर्ण जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। याद रखना मित्रों, वर्ग याद हो जाएगा आपको। ये मैंने 5 वर्गों में बांटा था, ये पहले पिछली वाली क्लास में भी बता दिया था मैंने। उसमें 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी पहला 1, 3, 5 क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, और सभी स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। ये याद रखना। परीक्षा के अंदर सीधा सवाल आ जाएगा कि निम्न में से अल प्राण नहीं है, तो हमें यह भी याद रखना कि 1, 3, 5 और य, ल, व यानी अंतस्थ व्यंजन, और सारे स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। अ, आ, ई, री, उ, ए, आई, ओ, औ। अंग, अह उनको वहां डाल दिया। कहां डाल दिया है? अतिरिक्त में डाल दिया। अंग किस में प्रयोग हो जाएगा? अनुस्वार में, और अह का प्रयोग किस में हो जाएगा? विसर्ग के अंदर। अब याद हो गया। और एक इसके अंदर जोड़ा जाता है उत्सिक्त व्यंजन, जो अतिरिक्त व्यंजन बोला जाता है। उत्सिक्त यानी झटके के साथ उसका उच्चारण होता है। इनकी कुल संख्या है 20। ये याद हो गया। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, य, ल, व, और उत्सिक्त वर्ण का एक ड, और सभी स्वर। ये याद रखना। अब याद रखना महाप्राण, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है। याद रखना, अल प्राण में कम निकलती है और मा प्राण में ज्यादा वायु निकलती है। बस इसे याद करने का तरीका क्या है कि इनकी कुल संख्या 15 होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अब ये इसमें से निकालना कि जब पहला चला गया, तीसरा चला गया और पांचवा चला गया, तो बीच में क्या बचा? दूसरा, और तीसरे के आगे क्या बचा? चौथा। एवं समस्त ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ये ऊष्म वर्ण जो उच्चारित करते समय मुंह से ऊष्मा प्रकट होती है। श, 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 ह याद कर लेना। और इसमें 2 उत्सिक्त व्यंजन मैंने बनाए थे, ड और ढ। तो ये 2, एक इसके अंदर आ गया और एक इसके अंदर आ गया। दोनों में ध्यान रखना, ड ऊपर आएगा और ढ इसमें आएगा। अब हम बात करते हैं घोष, सघोष वर्ण। घोष से तात्पर्य और सघोष से तात्पर्य एक ही होता है। घोष का अर्थ होता है नाद,
यानी जय, भारत माता की जय। हम एक लंबे नाद के साथ एक ऊंचे आवाज में जो बात करते हैं उसे जय बोलते हैं, घोष कहते हैं, नाद कहते हैं। उसी प्रकार हम जब ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्णों का भी उच्चारण करेंगे तो उसमें एक नाद स्वर निकलेगा, एक जे का घोष निकलेगा। स घोष यानी घोष सहित, नाद सहित बात करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी उत्पन्न होती हैं उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। मित्रों समझ में आ गया? जिसके उच्चारण में गले में गूंज उत्पन्न होती है, हमें पता चल जाएगा उच्चारण करते वक्त कि गूंज उत्पन्न होती है या नहीं होती। होती है तो घोष या सघोष होंगे और नहीं होती है तो अघोष होंगे। अघोष का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई नाद न हो, जिसमें कोई जय न हो। इसमें क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ कौन से हो गए? य, र, ल, व, और सभी स्वर 11 स्वर। अब देख लीजिए ये सारे तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसके पीछे जो बचने वाला वो हम अघोष में डाल देंगे, यानी पहला और दूसरा। जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा, सघोष, अघोष, यानी नाम से पता चल रहा है नाम के अंदर अर्थ छुपा हुआ है। उसमें क्या था और इसमें क्या था ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण। अब प्रथम और दूसरा, इसका मतलब सघोष में कौन सा चला गया? तीसरा, चौथा और पांचवा, और सारे अंतस्थ वर्ण और सारे स्वर। अब इसमें सारे स्वर नहीं आएंगे, सारे अंतस्थ वर्ण नहीं आएंगे, जो बचे हैं वो इसमें आएंगे। देख लीजिए, क, ख, छ, छ, यानी पहला और दूसरा, पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग। समझ में आ गया? ये हमारे हो गए वर्ण विचार पूरे। इसमें से मैं अगला आपके पूरा एक पेपर बना के वीडियो बना दूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो हर बार रीट के अंतर्गत, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर, DSSB दिल्ली बोर्ड परीक्षा के अंदर, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के अंतर्गत, सीटेट आदि परीक्षाओं में भी प्रश्न आ चुके हैं। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं? यहां से प्रश्न बहुत ही सरल बनते हैं, परंतु हमें उन प्रश्नों को कब समझने की जरूरत है? जब हम ये पूरा खाका पढ़ लेंगे। एक बार इनको अच्छी तरह से पढ़कर दिमाग, मन, मस्तिष्क में सेट कर लेंगे कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है, उच्चिक्त वर्ण कौन सा है, प्रकंपी वर्ण कौन सा है और अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है। मित्रों मैं बात करता हूं अनुनासिक की। चंद्र बिंदु लगता है, गांव या चंद्र बिंदु लगा, मुंह, कुआं, चांद, आंख, पांच उंगली, ये अनुस्वार और अनुनासिक में ये अंतर है कि अनुस्वार के ऊपर बिंदी लगेगी और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगेगा। तो मित्रों आज हमारी इस क्लास को यही विराम देते हैं और इसे एक बार आप पढ़ने का प्रयास करें। आपकी क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर मेरी क्लास को पूर्ण रूप से आपका साथ दें। धन्यवाद, शुक्रिया।